मैं डराना चाहता हूँ हुक्मरानों को, जमहूरियत के दुश्मनों को, तरमीमें करने वालों को कि जो 1917 वाली जमहूरियत की लाइन है वही बरकरार रखें, 1919 वाली लाइन पे ना आएँ, जमहूरी आज़ादियों को और जमहूरियत के सफ़र को ना रोकें, इसको आगे बढ़ने दें। जितना आगे बढ़ेगा उतने मजबूत होंगे। तो दूसरी बात है कि उसी के नतीजे में 1935 का एक्ट ऑफ इंडिया आया, उसी के नतीजे में आज़ादी 1947 को मिली। उसके बाद 3 निज़ामों का जिक्र किया इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के पाकिस्तान बनने के बाद आए। जो बेसिक डेमोक्रेसी था वो तो फेल हो गया। खुद अयूब खान ने ये मान लिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि आइंदा इंतखाबात पार्लिमानी होंगे और सदारती निज़ाम का खुद अपने हाथों से ही साइन करके उसने ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद जो दूसरे इंतखाबात हुए जनरल ज़ियाउल हक के, वो भी हमें पता है कि लाहौर में 100 मेंबर होते थे और 80 मेंबर पीपल्स पार्टी के हो गए और वो अवाम दोस्त ग्रुप था, वो सारे 80 के 80 नायल कर दिए गए और उनकी जगह पर नए बंदे इलेक्ट कराए गए। तो जाहिर है वो उस निज़ाम पर पहले दिन ही सवाल पैदा हो गया कि ये निज़ाम ठीक नहीं है और इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। उसके बाद हालांकि नई पार्टी बनाई गई, 1985 के पार्टी लेस इलेक्शन हुए, 2 लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए। आप देखें कि 83 में हुआ, 79 में हुआ, 83 में हुआ, 87 में हुआ 3, लेकिन 88 में इसके बावजूद कि सारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो जनरल ज़िया और उनकी हमराहियों के पास था, लेकिन 88 में उनकी मुखालिफ जिसके पास एक भी सीट नहीं थी वो जीत गए। तो बुनियादी बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल विल से हट के कोई फ़ैसला करेंगे तो वो चलेगा नहीं। फिर तीसरा निज़ाम आया जनरल मुशर्रफ का। सबको पता है मेरा जनरल मुशर्रफ से एज ए डिक्टेटर शदीद इख्तलाफ रहा, अब भी है, लेकिन दैट वाज द बेस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में लाया गया। उसमें स्ट्रॉन्ग जो ज़िली हुकूमतें थी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई। तो ये सारा कुछ हो के उसमें लेकिन एक ख़राबी थी कि उसमें ना कैपेसिटी बिल्डिंग की गई थी डिस्ट्रिक्ट्स की और ना उनके ऊपर कोई प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग थी। ये 3 खराबियाँ थीं उसके अंदर। अगर वो 3 खराबियाँ उस निज़ाम से ख़त्म कर दी जाएँ तो वो दैट वुड बी द बेस्ट। मैं उन्हें कहता था जी इसको एक्सटेंड कराएं, नहीं तो मैंने जाना। उन्होंने कहा कोई नहीं, रिलैक्स करें। तो मैं बड़ा परेशान कि ये क्या रिलैक्स कर रहे हैं, जाना पड़ेगा बड़ी दूर कैपिटल में और वहाँ से जाके ये वीज़ा एक्सटेंड होगा। वो जिस दिन वो ख़त्म हो रहा था तो वो मेरे कज़न ने मुझे कहा कि चलो चले। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा ये पोस्ट ऑफिस। तो हम वो बोखम छोटा सा गांव था, उसके पोस्ट ऑफिस गए, उसने पैसे जमा कराए और 7 दिन का मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया वहीं पे, उसी पोस्ट ऑफिस में बोखम के। तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। तो दूसरी बात यह है कि 140A की बात हुई, जो आर्टिकल 140 है। बदकिस्मती ये है कि पहले डिक्टेटर फेडरल गवर्नमेंट होती थी, पहले खाइन फेडरल गवर्नमेंट होती थी, सारा पैसा वो अपने कंट्रोल में रखती थी। अब खाइन सूबे हो गए हैं, अब वज़ीर आला डिक्टेटर बन गए हैं और सारे फंडों को वो कंट्रोल करते हैं बजाय नीचे भेजने के। इसलिए प्रोविंशियल जो कमीशन है फाइनेंस, उसकी तश्कील और उसका अमल बहुत ज़रूरी है और इसके लिए 140A में ये सारी चीज़ें दर्ज की जाएं कि किस तरह से उनकी तश्कील होगी, कितने दिनों में होगी और किस तरह से फंड्स नीचे तक जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। जब तक ये नहीं होगा एक काबिल अमल और काबिल यकीन और काबिल एतबार लोकल गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकेगी। मैं जनाब मलिक मोहम्मद अहमद साहब का बहुत ही ममनून हूँ। ये हमेशा जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं, मुखालिफ बात भी सुनते हैं। इनका हर तरह इस तरह की डिस्कशंस को खोलना, बात करना, सुनना, ये भी अब मफकूत होता जा रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने भाई और हमेशा मेरे
रहनुमा और गुरु मुनीर अहमद ख़ान साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज ये एक नई बहार आई है। और मेरा ख़्याल है कि यूनिवर्सिटियों में जितनी सियासत होनी चाहिए, बाहर ना भी हो तो खैर है। आयरिश नोबल प्राइज़ विनर W.B. Yeats, he was asked, what is politics and how people do politics? He said, every newborn baby does politics. The person asked, the questioner asked, how a newborn baby does politics? He said, does he breathe or she breathe? He said, yes. उसने कहा जो भी बंदा सांस लेता है उसको ऑक्सीजन वाली स्पेस चाहिए, और ऑक्सीजन वाली स्पेस तभी मिल सकती है अगर अच्छी पॉलिटिक्स होगी, नहीं तो सारी फ़ज़ा ही कार्बोनेटेड होगी। पाकिस्तान में ये जो बहस है कि पॉलिटिक्स करनी है या नहीं करनी, पॉलिटिक्स बैड है या गुड है, मैं इस बहस से को बिल्कुल जायज़ नहीं समझता। मैं समझता हूँ हर बंदे को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी चाहिए, हर बंदे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होनी चाहिए, और हर बंदे को गवर्नमेंट बनाने में, उतारने में, अपने मामलात में 100% दिलचस्पी होनी चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि बहुत अच्छा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दिया अहमद इकबाल साहब ने। इनके वालिद साहब भी जब भी ब्रीफिंग देते थे बड़ी इम्प्रेसिव होती थी, और ये भी माशाल्लाह बिल्कुल वालिद पे गए हैं, अगरचे उनकी ब्रीफिंग्स पे भी कभी मुकम्मल अमल नहीं हुआ, और दुआ करता हूँ कि अहमद इकबाल साहब की सिफारिशात पर अमल हो जाए। तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पहली तो बात हो गई तय कि पॉलिटिक्स इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी लिविंग पर्सन। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 1882 की बात की, मैं 1917 में आना चाहता हूँ। 1917 में मंटो मार्ले रिफॉर्म्स हुई, जिसमें पहली दफ़ा यानी आज से 116 साल पहले इस खित्ते में ये तय हो गया कि इस मुल्क में बिल आखिर मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत चलाएंगे। ये 116 साल पहले तय हो गया, और इजहार राय की आज़ादी सब कुछ होगा। लेकिन हुआ ये कि उस ज़माने में फ़र्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी, और उसके नतीजे में कुछ आज़ादी की तहरीकें भी चल रही थी। तो 1919 में रोलट एक्ट आ गया, जिसको ब्लैक लॉ कहते हैं, और उस वक़्त 2-3 बड़े लीडर थे जो लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमेशा पीसफुल स्ट्रगल पे यकीन रखते थे, अभी मुस्लिम लीग में भी वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया लेजिस्लेटिव असम्बली से 1919 के बाद। और दूसरी तरफ गांधी थे, गांधी ने सत्याग्रह तहरीक शुरू कर दी, जिसका मतलब था नॉन कोऑपरेशन। और इसी लाहौर में 1919 में लाला लाजपत राय की लीडरशिप में जुलूस निकला, जिस पर लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। और पता है लाला लाजपत राय कौन था? जिसने गुलाब देवी हॉस्पिटल बना के दिया, और इसका संगे बुनियाद महात्मा गांधी ने रखा था। और इसके नतीजे में लाला लाजपत राय की डेथ के नतीजे में अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ। जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई तो वहाँ पे 344 बंदे फायरिंग से मारे गए। और फिर यहीं नहीं, फिर उससे 2 दिन बाद गुजरांवाला में मुजाहरा हुआ, जिस पर हिंदुस्तान में वो पहला शहर था जिस पर तैयारों से बमबारी की गई।